Hello everyone, welcome again. I am Dr. S. P. Gupta. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3/4 इसके अंदर हमने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम अभी तक 3 टॉपिक हमने पिक किए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने मेथड लिया एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसके बेसिस पर हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। साथ ही साथ कंडीशंस गिवन होने पर हम उसका यूनिक सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं। थर्ड वीडियो में मैंने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन बताया, उसमें कितनी कंडीशंस होती हैं, दो बाउंड्री दो इनिशियल, न्यूमेरिकल को देखकर कैसे पहचाने हम, उसके बारे में बताया कि उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड होगा, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रेच्ड होगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन में दो तरह के सॉल्यूशन को डिस्कस किया। एक न्यूमेरिकल वो जिसमें कंडीशन जैसी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अगर न्यूमेरिकल है तो फाइनल यूनिक सॉल्यूशन को लीजिए, एएमएन को निकालिए, एएम को निकालिए, एएन को, और उसके बाद उसमें पुट कर फाइनल आंसर ले लीजिए। एक सवाल इस तरीके का मिला जिसमें आपने देखा कि कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन नहीं है, जैसे सॉल्यूशन मैंने उसका कराया, तो उस बेस पर हमने जनरल सॉल्यूशन को पिक किया 1D वेव के, और उसमें उन नई कंडीशंस को अप्लाई करके तब उसका सॉल्यूशन फाइंड किया। सेम प्रोसेस, सेम सारा मेथड इस 2D वेव इक्वेशन में है, जो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि 2D वेव इक्वेशन क्या होती है। ये सारी फिक्स्ड है, ये आपको बस लर्न होनी चाहिए कि 2D वेव इक्वेशन del 2u अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर। ये होती है 2D वेव इक्वेशन, फिक्स्ड यही होती है, इसको याद रखना है आपने। अब जैसा आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में टाइम स्पेसिफिक सेकेंड ऑर्डर लेफ्ट साइड में है del 2u ओवर del t स्क्वायर, और लेंथ स्पेसिफिक राइट साइड में है x और y, यानी टोटल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें x y t। तो x और y जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं, ये del 2u ओवर del x स्क्वायर 2, del 2u ओवर del y स्क्वायर 2, यानी टोटल इसमें लेंथ स्पेसिफिक 4 कंडीशंस मिलेंगी। तो बाउंड्री कंडीशन 2D वेव इक्वेशन में 4 कंडीशन बन जाती हैं। पहली कंडीशन u ऑफ 0y(t) इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन u ऑफ a(y(t) यानी x की जगह a। दो कंडीशन हो गई x के लिए 0 एंड a। फिर उसके बाद y के लिए आया u ऑफ x 0t यानी y इनिशियल एट 0, और फिर उसके बाद y फाइनल पॉइंट मान लीजिए उसका b है, तो u ऑफ bt इक्वल्स टू 0। तो ये 4 कंडीशंस लगेंगी बाउंड्री में 2D वेव इक्वेशन के, और दो इनिशियल कंडीशन जैसा पीछे आपने सीखा, एक फंक्शन देगी क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल हैं x और y लेंथ फॉर्म में, तो t इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन मिलेगा f ऑफ एक्स वाई, u ऑफ एक्स वाई 0 इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और दूसरी कंडीशन उसकी वेलोसिटी में होगी, तो डेल ओवर डेल टी ऑफ u एक्स वाई 0 इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल 6 कंडीशन है। तो याद रहेगा आपको 2D वेव इक्वेशन होती है del 2u ओवर del t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर। On the other hand, there are 6 conditions applying 2D wave equation in which 4 conditions are known as boundary condition and 2 conditions are known as initial condition। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन। जैसे सॉल्यूशन ऑफ 1D वेव इक्वेशन इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में आप ये मान के चलिए कि सवाल आना एक डिफरेंट थिंग है, सवाल के अलावा साथ में ये भी प्रूफ में एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है कि सॉल्व द 2D वेव इक्वेशन, इस तरीके से भी आ सकता है। तो जैसे सॉल्व 1D वेव इक्वेशन है, ऐसे ही सॉल्व 2D वेव इक्वेशन भी न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है। सॉल्व करने का तरीका वही सेपरेबल मेथड है जो आपने इस मॉड्यूल की वीडियो 2
जिसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड को मैंने समझाया है, उसी प्रोसेस से सिंप्लीफाई करना है। तो सेम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन। हम जो जानते हैं वो 2D वेव इक्वेशन होती है, del 2u over del t square equals to c square del 2u over del x square plus del 2u over del y square। इसको इक्वेशन 1 कहा हमने, और यहां देखा कि u इज ए फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एंड t। तो इन तीनों की कैपिटल फॉर्म के मल्टीप्लिकेशन को हमने मान लिया एज ए सोल्यूशन। तो इक्वेशन 2 जनरेट की हमने, u of x y t equals to capital of x y t with a complete solution of equation। उसके बाद जैसा न्यूमेरिकल में यानी इक्वेशन 1 में 2D वेव इक्वेशन में जो जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इन डेरिवेटिव को इक्वेशन 2 से फाइंड किया। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड t। तो del 2 u ओवर del x स्क्वायर मिलेगा x डबल डैश y t, del 2 u ओवर del y स्क्वायर मिलेगा x y डबल डैश t, और del 2 u ओवर del t स्क्वायर मिलेगा x y t डबल डैश। इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमने पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आई एक्स वाई टी डबल डैश इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश वाई टी प्लस एक्स वाई डबल डैश टी। सेपरेट करने का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जो आप u लेट करते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो हमने एक्स वाई सी टी से इसको डिवाइड किया दोनों साइड, और डिवाइड करने पर हमारे पास सेपरेट वैल्यू मिली टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई। अब ये सी स्क्वायर क्योंकि न्यूमिनेटर पार्ट में है, तो हमें सेपरेट करने के बाद जब कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं तो हम इसको डिनोमिनेटर में कंसीडर करें, सो दैट ये इक्वेशन बनते समय न्यूमिनेटर में आए। तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई। अब आपने पिछले मेथड में यानी 1D वेव इक्वेशन के मेथड में 3 केस पर इक्वेशन को सॉल्व किया, और उन 3 केस में सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको ये पता लगा था कि वेव इक्वेशन में पीरियोडिक फंक्शन होना मैंडेटरी है, और पीरियोडिक फंक्शन हमें किस टाइप पर मिल रहा है, जब हम k को लेते हैं नेगेटिव। वाइब्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे वो 1D हो चाहे वो 2D हो। वेव इक्वेशन अगर है तो हमें वाइब्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसमें पीरियोडिक फंक्शन होना मैंडेटरी है, तो वो कंसिस्टेंट देगा सोल्यूशन। तो उसके लिए k शुड बी नेगेटिव एंड इक्वल्स टू p स्क्वायर, ये हम मान के चलते हैं। तो हमने वही कंसेप्ट लिया के इज नेगेटिव का, यानी केस नंबर 2। तीनों केस डिस्कस ना करके केवल हम उसी केस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कंसिस्टेंट सोल्यूशन आए। तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को हमने माना माइनस पी स्क्वायर, और क्योंकि हमें पता है टी डबल डैश अपॉन टी है इन दोनों का सम, तो सम के लिए हम इसको माइनस पी स्क्वायर नहीं लेंगे, इसको कोई दूसरा मान लिया, हमने कोई और कांस्टेंट मान लिया, लेकिन माना वही नेगेटिव में एल, और इन दोनों का सम तीसरे में चला गया अकॉर्डिंग टू द अपर पोर्शन माइनस ऑफ पी स्क्वायर एल स्क्वायर ऑफ सी। ठीक, एक एक करके तीनों की हमने सेट ऑफ इक्वेशंस बनाई। तो सेट ऑफ इक्वेशंस में हमें क्या मिला, यहां मिला हमें फर्स्ट वाले में एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, सेकेंड में मिला वाई डबल डैश प्लस एल स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, और थर्ड में मिला टी डबल डैश प्लस पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। तीनों में जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं तो वहां से रूट्स मिलेंगे, m इक्वल्स टू पहले वाले में मिला प्लस माइनस आई पी, दूसरे में मिलेगा प्लस माइनस आई एल, और तीसरे में मिलेगा प्लस माइनस आई सी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस। तीनों ही इमेजनरी है, राइट। अब तीनों ही इमेजनरी रूट हैं, और तीनों में ही अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करोगे तो अल्फा विल बी 0, केवल बीटा ही आपको पुट करना है। तो यहां से सी एफ क्या निकला, फर्स्ट वन के लिए C1 cos px प्लस C2 sin px, pi 0 है तो x आ गया, ये सोल्यूशन। दूसरे में CF निकल कर आया क्योंकि प्लस माइनस IL है इसकी रूट्स, तो C3 cos ly प्लस C4 sin ly, राइट हैंड साइड 0 है तो pi 0 हो गया, y निकल कर आया दिस वन। और सेम ऐसे ही जब थर्ड को किया t वाली टर्म के लिए, तो 4 कांस्टेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो CF हो गया C5 cos अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस C6 साइन अंडर रूट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी। तो यहां से t बना C5
cos अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस C6 साइन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी। इन तीनों सोल्यूशन को जब आपने इक्वेशन 2 में पुट किया तो जनरल सोल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन आपको मिला u ऑफ एक्स वाई टी इक्वल्स टू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। राइट, ये था वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो आपने मेरे से सीखा। अब हमें ये पता है कि 2D वेव इक्वेशन में टोटल 6 कंडीशन है। अब वो 6 कंडीशन भी आप देख लीजिए हमारे पास कांस्टेंट कितने आ रहे हैं। टोटल 6 कांस्टेंट है, यानी ईच कांस्टेंट गिव्स द वन कंडीशन। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कंडीशन को लगाइए, एक कांस्टेंट को निकालिए। अगर कांस्टेंट निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो उस कांस्टेंट की अगले में मल्टीप्लाई करके उनको उतने ही पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए जितनी कंडीशंस बची हैं। तो अब हमने कंडीशन 1 को अप्लाई किया। कंडीशन 1 है u ऑफ 0 बाई टी, यानी x की जगह 0 रखिए। जब हमने 0 रखा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, देखिए आप इक्वेशन 3 में केवल x में लग रही है, तो y और t वाली टर्म ऐसी लिखी ब्रैकेट में मैंने। इसमें जब 0 रखेंगे x की जगह तो साइन 0 0 cos 0 1 तो मिला c। ये दोनों 0 के बराबर हो नहीं सकते क्योंकि ये y और t के लिए है और कंडीशन हमारी x में लगी थी, तो यहां से मिला c1 इक्वल्स टू 0। इस c1 की वैल्यू को 3 में रखा तो इक्वेशन 3 रिड्यूस्ड होगी, ये बन गई। ठीक, पहली कंडीशन, पहला कांस्टेंट फाइंड। दूसरी कंडीशन आई u ऑफ a बाई टी इक्वल्स टू 0। इस बार x की जगह a रखा, तो a रखने के बाद सेकंड और थर्ड में तो 0 वो नहीं हो सकती, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0। C2 आप निकाल रहे हैं तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, तो पता लगा साइन PA इक्वल्स टू 0। यहां से साइन n पाई के बराबर होता है तो P मिला n पाई बाई a। तो ध्यान रखें, कंडीशन 2 ने कांस्टेंट C2 को नहीं निकाला, उसने P की वैल्यू को निकाला। अब इस P की वैल्यू को जब आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन 4 में 5 कांस्टेंट आएंगे। तो हमने क्या किया, C2 की मल्टीप्लिकेशन C3 और C4 में कर दी, तो उसको लिख दिया AN एंड B। तो अब टोटल मेरे पास अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 कांस्टेंट बचते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, और मेरे पास कंडीशन भी 4 ही रिमेनिंग है। इस तरीके से इसको लिखा। उसके बाद मैंने जब ये इक्वेशन नंबर 5 बना दी तो इसमें P की वैल्यू को मैंने रख दिया है। अब मैंने कंडीशन नंबर 3 को अप्लाई किया, u ऑफ x0t इक्वल्स टू 0। इस बार y की जगह 0 रखना है, तो y सेकंड ब्रैकेट में है, दिस ब्रैकेट में, और cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो यहां मिला ब्रैकेट के अंदर a। तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन लगी है y में, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, कंडीशन लगी है y, राइट। तो क्या मिला इससे, an बराबर से। इस an की वैल्यू को 5 में रखा आपने, तो आपके पास छठी इक्वेशन बनी जिसमें bn sin ly ब्रैकेट के अंदर बच रहा है, बाकी सारी टर्म एज इट इज। इसमें आपने कंडीशन 4 को अप्लाई किया जो कि है u ऑफ x bt इक्वल्स टू 0। इस बार y की जगह b रखना है, तो यहां मिला sin lb। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग y में लगा है तो दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0। bn आप निकाल रहे हैं तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो क्या मिला, ये 0। तो यहां से मिला sin lb इक्वल्स टू 0। तो ऊपर वाले को हमने sin n पाई लिया है, इसको ले लेते हैं sin m पाई। तो यहां से l मिला मुझे m पाई बाई b, उसी प्रोसेस से। तो ध्यान रखना, कंडीशन 4 ने bn को नहीं निकाला है, कंडीशन 4 ने l को निकाला है। तो अगला पार्ट क्या हुआ कि इस l की वैल्यू को तो हम रखेंगे, साथ में इस bn की मल्टीप्लाई C5 और C6 कर देंगे। तो इक्वेशन 7 जो बनी, साइन n पाई एक्स बाई ए, साइन m पाई बाई बाई b, इसको बाहर रखा, और an की इसमें an और ये जो बचा हमारे पास bn की मल्टीप्लाई हमने C5 और C6 में कर। तो उसको करने के बाद हमने मान लिया ये है amn और bn।
ठीक, तो इक्वेशन 7 में अब हमारे पास दो कांस्टेंट बचते हैं और सिमिलरली कंडीशन भी हमारे पास दो ही बचती है। अब आती है कंडीशन नंबर 5। कंडीशन 5 कहती है p की जगह 0 रखिए। तो ये कंडीशन है u ऑफ एक्स वाई जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। तो जब हमने इस कंडीशन को 7 में अप्लाई किया, p की जगह 0 रखोगे आप इसमें तो साइन 0 0 कॉस 0, तो हमें सिर्फ मिलेगा ब्रैकेट में AMN। अब हमें ये पता है ये t में लगा है, बट ये जो फॉर्म बनी है और ये 0 के बराबर नहीं है, ये किसके बराबर है, एफ एक्स वाई के। तो भाई इसमें क्या फॉर्मूला है, तो हमने क्या किया, जनरल फॉर्मूला बनाया, m और n हमने इंफिनिटी लिया 1 to इंफिनिटी, और इसको हमने कन्वर्ट किया फोरियर सीरीज। बट फोरियर सीरीज तो सिंगल एलिमेंट के लिए होती है, यहाँ दो वेरिएबल है, तो इसको हम बोल रहे हैं डबल फोरियर सीरीज। अब डबल फोरियर सीरीज में ये जो पार्ट है जो साइन साइन का ही दिया हुआ है वो कैसा है, साइन हाफ रेंज साइन सीरीज, यानी डबल में भी हमें क्या मिला है, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो उसमें AMN को निकालने का फॉर्मेशन जैसे सिंगल में होता है 2/L 0 to L ऐसे होता है, ऐसे ही दूसरे के लिए करेंगे तो 2/B ऐसे करके निकलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बनेगा 4/AB 0 to A 0 to B fxy sin n pi x by a sin m pi y by b dx dy। तो यहां से हमें जो कोफिशिएंट हमारे पास था AMN, उसकी वैल्यू को हमने निकालना इस फॉर्मूले से सीखा। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 7 है ये, इसको हमने डिफरेंशिएट किया 6 कंडीशन को लगाने के लिए। तो ये डिफरेंशिएशन है डेल यू बाय डेल टी, ई के रेस्पेक्ट में किया है, ठीक है, इसको देख सकते हो आप। कॉस है तो पहले फंक्शन का माइनस साइन, फिर अंदर की वैल्यू का, ठीक है। सेम ऐसे ही साइन था तो उसका कॉस फंक्शन और फिर उसके बाद बराबर। इस तरीके से डिफरेंशिएट करके लास्ट कंडीशन जब हमने अप्लाई की तो लास्ट कंडीशन से हमें मिला BMN इक्वल्स टू 0। इस BMN को जब हमने 7 में इसमें BMN बराबर 0 पुट किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया दैट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 2D वेव। ये 2D वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है। जैसे 1D वेव का निकला था ऐसे ही 2D वेव का ये निकला, जिसमें एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है AMN, और इस AMN को हमने डबल फोरियर सीरीज हाफ रेंज फोरियर सीरीज में कन्वर्ट किया था जिसका फॉर्मूला था ये। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कैसे 2D वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अपने हाथ से डेफिनेटली दोनों टाइप को, यानी जितनी भी इक्वेशन का सोल्यूशन मैं समझा रहा हूं लिखे हुए में से, आप इनको अपने आप सॉल्व करें वीडियो की हेल्प से। ये जरूरी है, मैंडेटरी है। न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये सोल्यूशन याद होंगे। न्यूमेरिकल तो तब हो पाएंगे, लेकिन इस चीज के भी चांसेस ज्यादा हैं कि एग्जाम में न्यूमेरिकल की जगह वो यही दे दे कि सॉल्व द 1D वेव इक्वेशन या सॉल्व द 2D वेव इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ये बता रहे आपको कि इक्वेशन क्या होती है 1D वेव 2D वेव, और साथ में ये भी पता रहे कि उनकी फॉलोइंग कंडीशंस क्या, हाउ टू अप्लाई इट, ये भी आपको आना चाहिए। तो वीडियो को देखते रहें, देखकर सॉल्व करें, सॉल्व कर करके ही प्रैक्टिस करें, राइट। अब इसके बाद का पोर्शन आता है, इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल में लिखा तो नहीं होगा कि ये 2D वेव का सवाल है, तो कुछ वर्ड्स होंगे जिनकी आइडेंटिफिकेशन से आप पहचानेंगे। तो जैसे एक वर्ड आएगा फाइंड द डिफ्लेक्शन, तो डिफरेंस क्लियर है। अगर 1D वेव का सवाल है तो पूछेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, और 2D वेव का सवाल है तो पूछेगा फाइंड द डिफ्लेक्शन। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारा ये सवाल किस टॉपिक का है। दूसरा, इसमें रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि इसमें दो साइड्स हो गए एक्स और वाई, 3D फॉर्म है, तो मेम्ब्रेन होगी रेक्टेंगुलर, ठीक। और तीसरा, स्ट्रेच वर्ड इंडिकेट करेगा कि ये वेव का सवाल है। ये तीन कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनसे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये न्यूमेरिकल 2D वेव का है। एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में है, क्योंकि इसके लेंथी न्यूमेरिकल होते हैं। तो एक सवाल मैंने इसमें लिया है खुद, और 2 सवाल आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हैं दोनों, इसमें डिफ्लेक्शन ही निकालना है, और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, एक में वेलोसिटी दी है, एक में u(x, y) 0 दी है। तो वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल डिफ्लेक्शन इज, यानी ये जो दिया गया है दिस वन इज u(x, y) 0।
दोनों ही सवाल एक तर्ज पर है, आपको सिंप्लीफाई करना है, बस फंक्शन एक में एक्स वाई की टर्म में है और दूसरे में साइन साइन की टर्म। तो पहला सवाल मैं लेता हूं मैं, फाइंड द डिफ्लेक्शन u ऑफ एक्स वाई की ऑफ रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन। देख लीजिए डिफ्लेक्शन वर्ड है, रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन वर्ड है और टेस्ट इसमें नहीं। उसकी लेंथ दे रखी है 0 to a 0 to b एक्स और वाई की, whose boundary is fixed given that it start from rest and u of x y 0 is this one। ठीक, तो इसका सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ वन, सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन, तो हमने लिखा वी नो दैट द सोल्यूशन ऑफ 2D wave equation is u of x by t is equal to summation n running 1 to infinity summation m running 1 to infinity amn sin n pi x by a sin m pi y by b cos under root n square upon a square m square upon b square pi c t। राइट, ये है सोल्यूशन ऑफ 2D वेव इक्वेशन वेयर amn equals to 4 upon ab integral 0 to a integral 0 to b f of xy sin n pi x by a sin m pi y by b dx dy। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा। अब उसके बाद सवाल में आप ये देखेंगे कि आपके न्यूमेरिकल में जो x और y की लेंथ है वो किस में दी गई है। मान लीजिए वो किसी कांस्टेंट एलिमेंट 1 2 0 to 1 0 to 2 ऐसे दी गई है, या 0 to l और m में दे दी गई है। मतलब आप ये देखें कि ये जो लेंथ है x और y की ये किस में दी गई है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही फिर आपका न्यूमेरिकल चेंज होगा। और दूसरा पार्ट u ऑफ एक्स वाई 0 जो कि कंडीशन में बोला गया है f ऑफ एक्स वाई, तो वो कितना दिया गया है। तो ये दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट है कि एक तो a और b में लिमिट है लेंथ जो है, और दूसरा f एक्स वाई हमें गिवन है। तो अब जब इन चीजों को हमने अब यहाँ देखा, तो अब देखा a और b में ही हमारा सोल्यूशन है, यानी कि ये तो मुझे कोई चेंज करना नहीं है। अगर मान लीजिए 1 और 2 होता तो a बराबर 1 और b बराबर 2 डालते, तो पहले इस फॉर्मूले को चेंज करते a और b के लिए। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है कुछ भी, ये एज इट इज का एज इट इज है। बस केवल हम यहाँ देखेंगे कि एफ एक्स वाई कितना दिया गया है। तो हमने लिखा हियर एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमें दिया गया है एक्स वाई ए माइनस एक्स बी माइनस वाई, ये हमें गिवन है। ठीक, अब इसमें हम x से अंदर मल्टीप्लाई इसमें कर दें और y से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हमने इसको पहले ऐसे लिख दिया और उसके बाद फाइंड किया amn जो हमारे सामने ये दिया गया है। तो amn इक्वल्स टू 4 अपॉन ए बी 0 टू a एफ एक्स वाई, ये दो वैल्यूज हैं तो इसको मैंने सेपरेटली ऐसे लिख दिया ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ x वाला क्या है साइन n पाई x बाई a और dx इंटू 0 टू b। अब दूसरी वाली टर्म लिख दी बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसके साथ है साइन m पाई y बाई b और फिर है dy, ताकि इंटीग्रल में फर्स्ट सेकंड में इजीली लगा पाऊं। इस सोर्स के हिसाब से मैंने इसको चेंज कर, तो ये मिला मुझे 4 अपॉन ए बी। अब मैंने इसको इंटीग्रेट, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का अगेन इंटीग्रल,
प्लस फर्स्ट का अगेन डिफरेंशिएशन और सेकंड का अगेन इंटीग्रल। राइट, ये पोर्शन खत्म हुआ फर्स्ट पोर्शन का इंटीग्रल जिस पर है 0 to a। ठीक, अब इनटू में दूसरा शुरू हुआ। अब इस दूसरे को देखिए, बी वाई माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस कॉस एम पाई वाई बाई बी अपॉन एम पाई वाई बाई बी, माइनस डिफरेंशिएशन किया, अगेन इंटीग्रल किया, इंटीग्रेशन लेंदी हो रहा है सारा सारा, इसीलिए इसमें टाइम टेकन है, तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो ये मैंने पहले अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये भी पता है कि भाई एक एक करके देख लो किसमें क्या मिलेगा। तो जब ए लिमिट आप डालेंगे तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जीरो कर देगा, और यहाँ ए से ए कटेगा, साइन एन पाई जीरो होता है। तो अपर लिमिट अगर मैं इन दोनों में डालता हूं तो जीरो रिजल्ट आएगा, लेकिन इस तीसरे में डालता हूं तो वैल्यू मिलेगी। तो इस तीसरे को लिख रहा हूं मैं, वो देखिए, 4/ab ब्रैकेट बनाया मैं, माइनस का है, ये ऊपर चला जाएगा, तो -2a³ अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, और a जब यहां x की जगह डालेंगे a से कैंसिल आ जाएगा, बचेगा cos n पाई। ठीक, अपर लिमिट में सिर्फ ये मिला। फिर आता है माइनस लोअर लिमिट, जीरो डालेंगे, 0 माइनस 0 0 हो गया, साइन 0 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, यानी फिर यही रिजल्ट देगा थर्ड वाला। तो ये माइनस में आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, और इस बार आएगा 2a³ अपॉन n³ पाई क्यूब। ठीक, सेम ऐसे ही इस दूसरे वाले में मिलेगा, वो भी तो यही हुआ है इंटीग्रेशन, बस अंतर इतना है कि ये y और b में है। तो जब b आप रखेंगे तो ये दोनों जीरो, इसमें मिलेगा आंसर। तो फिर मैं लिख दूंगा ब्रैकेट बना के, क्योंकि इनटू में है ये। तो ये मिला माइनस का 2b³ अपॉन m³ पाई क्यूब, ठीक, कॉस m पाई, और अगला हो जाएगा प्लस में 2b³ अपॉन m³ पाई क्यूब। ठीक, अब क्लियर इंडिकेशन है आपके पास कि इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या है और इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या है। तो 4/ab, पहले ब्रैकेट में से कॉमन आया 2a³ अपॉन n³ पाई क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में से कॉमन आया 2b³ अपॉन n³ पाई क्यूब। अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस एन पाई, और दूसरे में बचेगा 1 माइनस कॉस एम पाई। ठीक, बाहर सिंप्लीफिकेशन आया आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन n³ पाई 6, और अंदर बचा 1 माइनस कॉस एन पाई, 1 माइनस कॉस एन पाई। ठीक है, ये वैल्यू AMN की होगी। अब इस AMN की वैल्यू को अगर मैं अपने आंसर में डाल दूं तो फ्रॉम फर्स्ट u ऑफ x बाई t यानी डिफ्लेक्शन, ये मिला मुझे समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी, समेशन m रनिंग 1 टू इंफिनिटी, AMN की जगह लिख दिया मैंने 16 a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन n³ पाई 6 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एन पाई, 1 माइनस कॉस एम पाई साइन n पाई x बाई a साइन
एम पाई वाई बाई बी, और उसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास मिला कॉस अंडर रूट एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई सी टी। ये इसका, तो 2D वेव इक्वेशन किस तरीके से सिंप्लीफाई होगी ये समझ में आपके आ रहा होगा। यानी सोल्यूशन को लेना है, AMN को निकालना है और इस तरीके से इंटीग्रेट करके फाइंड करना है। ठीक है, तो सवाल के दो ही तरीके होंगे, एक तो ए और बी में और एक 1 और 2 में। तो जहां 1 और 2 या कांस्टेंट एलिमेंट आ जाते हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। तो ये आप ध्यान रखें। इस तरह से ये मैंने वीडियो बताई आपको 2D वेव इक्वेशन पर कंसेप्ट बेस। तो एक पॉइंट का सभी ख्याल रखें, 1D वेव हो या 2D वेव हो या आगे 1D हीट या 2D हीट पढ़ेंगे आप, इन सब इक्वेशन को आप अपने हाथ से सॉल्व जरूर कर लें। एग्जाम में इन 5 इक्वेशन में से कोई सी एक इक्वेशन भी सॉल्व होने के लिए आ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हीट इक्वेशन के साथ, 1D हीट। थैंक यू।